Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसा कि हमारी CTP की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसको हमने नाम से जाना लर्निंग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सीखना। तो आखिर ये सीखना क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि लर्निंग से आउटकम्स हमें क्या क्या मिलते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी हमारी थ्योरीज़ हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें लर्निंग के बारे में बताया गया कि जितनी भी चीज़ें हम अनुभव द्वारा सीखते हैं, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और उनकी वजह से जो भी हमारे व्यवहार में यानी कि बिहेवियर में परिवर्तन आता है, उसे हमें क्या बोला, लर्निंग बोला। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, अगर मान लो किसी छोटे बच्चे ने किसी आग को, जैसे मान लो उसने जलती हुई मोमबत्ती को हाथ लगा लिया या गैस स्टोव पे हाथ लगा लिया, तो उसको पता चल जाएगा आगे से कि ये जो भाई गैस है ना, ये जो आग है, फायर है ना, ये क्या कर देती है, जला देती है, मतलब हमें किसी ना किसी तरीके का नुकसान पहुंचा देती है। तो बच्चे ने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया कि मुझे फायर से दूर रहना है, फायर से मुझे कोई भी खेल नहीं खेलना है। तो उसे अब यहाँ पे एक लर्निंग मिल गई, क्या कि अगर हम आग से खेलेंगे तो हम जल सकते हैं। तो इसी की चीज़ को हमने क्या बोला कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यानी कि जैसे कि नेक्स्ट एक्सपीरियंस, एक बच्चे ने क्या देखा कि जब वो सुबह उठता है, जो सूरज है वो हमारी पूर्व दिशा में निकलता है। उसने पहले दिन ये बात नोट करी, उसने दूसरे दिन भी ये बात नोट करी, तीसरे दिन भी ये बात नोट करी, चौथे दिन भी बात नोट करी। तो उसके बाद उस बच्चे को ये समझ में आ गया कि भाई जो सन है ना, वो हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लो किसी बच्चे ने कोई फल उठाया, सॉरी ये राइपेंड नहीं अनराइपेंड है यहाँ पर। तो अनराइपेंड का मतलब कि किसी ने कोई कच्चा फल खाया, ठीक है, तो उसे लगा कि वो खट्टा है। उसने ये चीज़ एक बार फील करी, 2 बार फील करी, 3 बार फील करी, लेकिन अब वो एक्सपीरियंस से अपने ये बात समझ गया कि अगर हम कच्चे फल खाते हैं तो वो जनरली हमें कैसे मिलते हैं, देखने को खट्टे मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब लर्निंग हमें कैसे मिली, ये सब हमने कैसे सीखा, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा। इसी तरीके से अगर मैं एक ब्रॉड सेंस की बात करूं, तो ब्रॉड सेंस में हम कह सकते हैं कि जितने भी परिवर्तन, जितने भी चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशंस आते हैं हमारे बिहेवियर में, ठीक है, जितने भी आते हैं और जो कि उसकी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम में जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं हमारे पास, हमारी लर्निंग कहलाती हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मैं लर्निंग के बारे में क्या समझाना चाहती हूँ। चलिए आगे मूव करते हैं। तो अब आगे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी, लेकिन उससे पहले एक बात समझनी हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि लर्निंग के बारे में हमने ये तो कह दिया कि जितने भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया वो सब लर्निंग है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन किसकी वजह से आया हो, मान लो कि फैटिग की वजह से, यानी कि थकान की वजह से आया हो, या फिर हमें नींद की वजह से आ रहा हो, या फिर मान लो कि हमें कोई चोट लगी हुई है, उसकी वजह से हमारे व्यवहार में किसी तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है, या फिर किसी मेडिसिन के असर से या फिर ड्रग्स के असर से अगर हमारे व्यवहार में हमें कोई परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसे हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप की जो लर्निंग होती है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और किसी ना किसी तरीके से ये किसी चीज़ से अफेक्टेड है, तो इसलिए हम इस चीज़ को लर्निंग नहीं बोलेंगे। अब देखिए वेरियस हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से जो लर्निंग है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है। जैसे कि सबसे पहले हमारे साइकोलॉजिस्ट आए हमारे पास गार्डनर मुर्फी। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो क्या कवर करती है, वो कवर करती है कि जितने भी हमारे व्यवहार में मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। मॉडिफिकेशंस का मतलब होता है यहाँ पे स्टूडेंट कि हमने पहले से कोई चीज़ सीखी हुई है लेकिन अब उसी के अंदर हम कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं छोटे मोटे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। अब ये मॉडिफिकेशन क्यों आए, ताकि जो हमारी पर्यावरणीय रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो हमारी आसपास की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम पूरा कर पाएँ। इसी तरीके से नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हुए हमारे पास रिले एंड लुइस। इन्होंने कहा कि लर्निंग क्या है, लर्निंग एक तरह का रिटेनेबल चेंज है। अब रिटेनेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिटेनेबल का मतलब होता है कि जिसको हम एक टाइम पीरियड के लिए अपने पास रख सकें, जिसको एक टाइम पीरियड के लिए अपने पास हम उस चेंज को रख सकें, जिसे हम रिटेन कर सकें। तो इन्होंने कहा कि जो रिटेनेबल चेंज आता है हमारे बिहेवियर में, किसकी वजह से आया,
प्रैक्टिस की वजह से आया और एक्सपीरियंसेस की वजह से आया। अब प्रैक्टिस की वजह से कैसे, एक्सपीरियंस को तो हम समझ चुके हैं। प्रैक्टिस की वजह से कैसे, जैसे कि मान लो किसी बच्चे को हमने 2 का टेबल याद करने के लिए दिया, ठीक है। अब उसको याद करने के लिए दिया, उस बच्चे ने क्या करा, बार बार 2 के टेबल को वो अपनी कॉपी में लिखता चला गया, तो होगा क्या कि उसने प्रैक्टिस कर ली उस चीज़ की, ठीक। तो उसे क्या हो गया, वो चीज़ उसको लर्न हो गई। अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है। मतलब अगर हम मुझसे पूछें कि 2 6 जा कितना होता है, तो बच्चा बिना टेबल पढ़े डायरेक्टली हमें बता सकता है कि इसका आंसर 12 होगा। तो यही चीज़ कि जिस चीज़ को हम रिटेन कर सकें लाइफ टाइम के लिए, वही चीज़ क्या हो गई, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गई। जैसे आज के टाइम में अगर हम 2 को 9 टाइम्स बोलेंगे, 2 9 जा बता दो कितना होता है, 2 25 जा बता दो कितना होता है, तो वो हम सब बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है और उसको हमने रिटेन भी कर लिया है, मतलब उसको हमने अपने पास रख भी लिया है। इसी चीज़ को क्या बोला गया, लर्निंग बोला गया। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपनी थर्ड डेफिनेशन की तरफ, जिसको दिया था किम्बल ने। किम्बल ने बोला कि लर्निंग क्या है, लर्निंग एक तरह का परमानेंट चेंज होता है। और यहाँ पे एक वर्ड साथ में दिया हुआ है इसके, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। इसका मतलब क्या है रिलेटिवली परमानेंट चेंज का, इसका मतलब है कि जैसे हमारे टाइम की ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हमने अपने व्यवहार में एक तरह का परमानेंट परिवर्तन लेकर आए। लेकिन अभी जो परमानेंट परिवर्तन हम लेकर आए, ये क्या है, एक तरह का रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कोई चीज़ लर्न कर ली तो हम उसको ही लर्न रखेंगे, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते या हम उसको कभी भूल नहीं सकते। ये केवल लर्निंग हम कैसे करते हैं, लर्निंग हम इसलिए करते हैं कि जो उस टाइम की ज़रूरत होती है और अपने व्यवहार के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, मतलब जितना हम कर सकते हैं उतना ही हम कर पाते हैं। और ये सब हो किस वजह से पाता है, रीइंफोर्स प्रैक्टिस की वजह से। मतलब जो बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसकी वजह से रिलेटिव परमानेंट चेंज हमारे व्यवहार में आ पाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हमें दी गई अलग अलग साइकोलॉजिस्ट द्वारा। इसी तरीके से अब हम आगे मूव करते हैं, जिसमें कि अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो हम लर्निंग पढ़ रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जैसे कि पहला ही पॉइंट जिसको कि हम अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग हमारे व्यवहार में एक तरह का परिवर्तन होता है कि अगर हमारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आता है तो उसको हमने क्या बोला, लर्निंग बोला। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो इसमें ध्यान रखिएगा कि थकान की वजह से नहीं होना चाहिए, मेडिसिन की वजह से नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो लर्निंग है हमारी, ये 2 तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, देखो पॉजिटिव लर्निंग का मतलब है कि हम बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं अगर वो बच्चा सीख गया है तो वो पॉजिटिव है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बच्चे को नहीं सिखाना चाहते थे लेकिन बच्चा फिर भी सीख जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव लर्निंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बच्चे ने टीवी देखा या बच्चा मान लो रोड से कहीं जा रहा था, उसने देख लिया कि कोई पर्सन है वो गाली गलौज कर रहा है, अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहा है, तो बच्चे ने भी उसकी तरह अब्यूजिव वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर बच्चे ने कोई पिक्चर देखी जिसमें जो कोई कैरेक्टर है वो चोरी करता है, तो बच्चे ने भी वहाँ से चोरी करना सीख लिया। तो ये सब कैसा बिहेवियर है, ये हमारे सोसाइटी में नेगेटिव बिहेवियर का काम करता है। वहीं अगर मैं बोलूँ कि बच्चे को हमने लर्न करने के लिए कोई चीज़ दी, बच्चे ने उसको याद कर लिया, समझ के उसको याद कर लिया, एक्सपीरियंस के थ्रू उसको याद कर लिया, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी पॉजिटिव लर्निंग कहलाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट अब हमें दिया हुआ है कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो लर्निंग अपने आप में एक प्रक्रिया है, ना कि उत्पाद। मतलब ये एक तरह का प्रोसेस है। अब ऐसे बात क्यों बोली गई, देखो हम बच्चों को जब लर्न करने के लिए कोई काम देते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर मेरी क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं तो ये 20 के 20 स्टूडेंट्स उस काम को अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से करेंगे। वो पहुंचेंगे तो एक ही जगह पर लेकिन करेंगे उसको अलग अलग तरीके से, और हो सकता है उसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। कैसे, हो सकता है कि किसी एक बच्चे को वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आई हो, वहीं किसी दूसरे बच्चे को वो चीज़ उतने अच्छे से उस लेवल पर समझ में ना आई हो। तो इसी चीज़ को हमने क्या बोला कि जो लर्निंग है वो अपने आप में एक प्रक्रिया है, कोई उत्पाद नहीं है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसमें बोला कि जो लर्निंग है वो किसी पर्सन को तैयार करती है, किसके लिए, एडजस्ट करने के लिए और अडेप्ट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम ये कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो समाज में अच्छे से अपने आप को घोल सकते हैं, अच्छे से वो एडजस्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ, बजाय अगर हम किसी मतलब हम कहें कि अगर किसी इंसान ने पढ़ाई नहीं करी है तो वो उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी कोरोना की बात करूं, लॉकडाउन टाइम की बात करूं, तो जो लोग पढ़े लिखे थे
ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लिया, बहुत जल्दी समझ लिया। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिनको फ़ोन चलाना इतना नहीं आता था, तो उन्हें क्या आई, दिक्कत आई किस चीज़ में, कि अगर हमें मान लो फ़ोन पे गूगल पे चलाना है, ठीक है, या फिर हमें ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो इन चीज़ों में उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन लर्नड है, तो वो जल्दी से, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू अदर पर्सन एडजस्ट कर सकता है और अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सकता है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि हमसे कहता है कि जो लर्निंग है उसमें वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी की सारी ट्रेनिंग, ठीक है, इंक्लूड होती हैं, जो कि उस पर्सन को हेल्प करती हैं उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। मतलब इन्होंने कहा कि वो सारे एक्सपीरियंसेस जिनकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन आए, या वो सारी ट्रेनिंग जिसकी वजह से किसी पर्सन के व्यवहार में परिवर्तन आए, वो सब किसके अंदर आते हैं, वो सब हमारे आते हैं लर्निंग के अंदर। अब चलिए इसी तरीके से हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जिसमें कि बोला गया कि लर्निंग जो होती है हमेशा पर्पसफुल होती है और गोल ओरिएंटेड होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ को सीखने का कोई पर्पज़ नहीं होगा तो हम उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मुझे पता था कि अभी मुझे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू यहाँ पे ये एक लेक्चर देना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक प्रोग्राम सीखा। अब जैसे कि जब मैंने क्लास अपनी रिकॉर्ड करनी शुरू करी थी, तो उस टाइम पे मुझे कैमरे की जो हैंडलिंग थी वो इतने अच्छे से नहीं आती थी, तो मैंने क्या करा, कैमरे की हैंडलिंग सीखी, यानी कि मैंने कैमरे की हैंडलिंग को सीखना लर्न कर चुकी हूँ। क्यों लर्न किया, क्योंकि मुझे आपको रिकॉर्डेड क्लास देनी थी, मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना था। तो ये क्या हुई, हमारी लर्निंग क्या हुई, पर्पसफुल होती है हमेशा। अगर हमारे पास किसी चीज़ को सीखने का कोई कारण नहीं होगा तो हम उस चीज़ को कभी सीख ही नहीं पाएंगे। अब चलिए इसी तरीके से हम चलते हैं अपने सिक्स पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हमें बोला गया है कि अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस। इस लाइन को आप ध्यान रखोगे, इसे कई बार मल्टीपल चॉइस MCQ में की फॉर्म में आपसे कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बोलेगा कि अनलर्निंग इज, ठीक है, आपको पूछ लेगा क्या एक लर्निंग प्रोसेस है, या फिर लर्निंग में बाधा है, या फिर लर्निंग में हेल्प करता है, ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि अनलर्निंग भी हमारा लर्निंग का एक प्रोसेस है। कैसे, मान लो कि मैंने कोई काम सीख लिया, जैसे कि मान लो कि मैंने लॉकडाउन से पहले कार चलाना सीखा था, ठीक है। अब जब मैंने लॉकडाउन से पहले कार चलाना सीखा, लेकिन अब मैं कार तो चला ही नहीं पाई क्योंकि लॉकडाउन लग गया, तो जितना भी था मतलब मैं घर पे ही रही, मैं कार नहीं चला पाई। तो हुआ क्या कि जो मैंने कार चलानी सीखी थी वो धीरे 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 करके मैं भूलती गई। लेकिन अब जब मैं दोबारा कार चलाना सीखने जाऊंगी, या मैं दोबारा कार को लेके कभी रोड पे जाऊंगी, तो जो मेरी लर्निंग होगी वो अलग तरीके से होगी। क्यों, क्योंकि मैंने वो चीज़ पहले सीखी थी लेकिन बस अब मैं उसको भूल चुकी हूँ। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अनलर्निंग भी एक तरह का हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है, कि हम किसी चीज़ को कितनी देर में भूल रहे हैं, किस तरीके से भूल रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको आपने बहुत टाइम पहले कोई चीज़ सिखाई थी, या बहुत टाइम पहले कोई चीज़ बताई थी, तो वो बच्चा उसको याद रख लेता है, लेकिन वहीं पे एक बच्चा उसको याद नहीं रख पाता। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बच्चे की लर्निंग है, ठीक है, अनलर्निंग यहाँ पे हमें बता रही है कि जो बच्चे की लर्निंग है वो किस तरीके से काम कर रही है। चलिए इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ। इसने यही कहा कि जो लर्निंग है, लर्निंग से हमारे व्यवहार में चेंजेस तो आते हैं, अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसा कि हम अपने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुके थे। 8th पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि हमें बताया गया है कि जो लर्निंग है वो किसकी वजह से होती है, प्रैक्टिस की वजह से होती है और एक्सपीरियंसेस की वजह से होती है। इसके बाद अब हम चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ। 9th पॉइंट में बताया गया है कि जो लर्निंग है वो यूनिवर्सल है और कॉन्टीन्यूस है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि एक तो ये सार्वभौमिक है, मतलब हर किसी पर्सन में लर्निंग होगी ही होगी। चाहे अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो बच्चा कभी स्कूल गया है नहीं गया, कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा दुनिया में आया है, वर्ल्ड में आया है, तो वो किसी ना किसी तरीके की लर्निंग करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीज़ें, ब्रश करना, अपने शूज़ लेस बांधना, शर्ट पहनना, टाई बांधना, ये सब क्या है, हमारी एक तरह की लर्निंग है। और ये जो हमारा प्रोसेस होता है लर्निंग का, ये हमारा कॉन्टीन्यूस चलता रहता है जब से हमारा बर्थ होता है और जब तक हमारी डेथ होती है। यानी कि एक तरह का प्रोसेस है जो कि वोम्ब टू टोम्ब, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना डेवलपमेंट के बारे में, कि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि चलती ही रहती है जीवन पर्यंत। इसी तरीके से जो लर्निंग है वो भी चलती ही रहती है जीवन पर्यंत, ठीक है। हमारे चाहते हुए ना चाहते हुए हम दिन भर में डेली कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर सीखते हैं जो कि हमें हमारी लाइफ को ईजी करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से अब हम चलते हैं
अपने 10 पॉइंट की तरफ, जिसमें बताया गया है कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड इन्वॉल्व डिफरेंट मेथड्स। यानी कि अगर हमें लर्निंग करनी है तो उसके डिफरेंट टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, जैसे कि अभी हम डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे आगे चल के इसी लेक्चर में, और हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारे मेथड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जो भी आप इतने सारे मेथड्स पढ़ते हो, इंडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड होता है, ठीक है, वहीं हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है। तो इसने यही बोला कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें बहुत सारे उसके प्रकार देखने को मिलते हैं और बहुत सारे उसके अंदर मेथड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब बहुत सारे तरीक़ों से हम लर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि हम फॉर्मल तरीक़ों से भी कर सकते हैं जो हम स्कूल में जाके लेते हैं, और हम इनफॉर्मल तरीके से भी करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि बच्चा अगर 3 साल का या 3.5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको उससे पहले कुछ आता ही नहीं है, नहीं, उसको वहाँ पे बहुत कुछ आ चुका होता है। और वो कैसे सीखता है, वो सारी चीज़ें उस घर में ही सीखता है, यानी कि इनफॉर्मल रूप में सीखता है। चलिए इसी तरीके से हम चलते हैं अपने 11 पॉइंट की तरफ, जो कि कहता है हमसे कि जो हमारे इंस्टिंक्टिव स्पेसिफिक स्पीशीज़ प्रोग्राम होते हैं उनको हम लर्न बिहेवियर नहीं बोल सकते। इसको हम ध्यान से समझेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि जो हमारे बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है, उनको हम किसी भी लर्न बिहेवियर में नहीं रख सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारे सामने बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है ना, तो हम क्या करती हैं, हमारी जो आंखें होती हैं वो खुद ब खुद अपने आप से वो जो इरीज़ होती हैं, हमारी जो पुतलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो ये हमारी किसी तरह की कोई लर्निंग नहीं हुई, ठीक है, ये तो हमारे बॉडी के अंदर ही एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हमें पता है कि अगर हमारे सामने कोई बहुत तेज़ लाइट आएगी तो हमारी आंखें खुद पे खुद छोटी हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के जो बिहेवियर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंस्टिंक्टिव स्पेसिफिक स्पीशीज़ प्रोग्राम, जो कि हमारे लर्न बिहेवियर का पार्ट नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं क्या वो हमारे बिहेवियर का, लर्न बिहेवियर का पार्ट होते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हमारे लर्न बिहेवियर का पार्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें हमने चाहते हुए ना चाहते हुए हमारी मर्जी पे, हमारी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, बल्कि ये तो अपने आप से हमारी बॉडी के अंदर एक्शन होते हैं। तो देखिए 12 पॉइंट है, लर्निंग डज नॉट इंक्लूड चेंजेस इन बिहेवियर। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कुछ मिसप्रिंटिंग रह गई है कि बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ फैटिक, यानी कि ये उन चेंजेस को इंक्लूड नहीं करता जो कि थकान की वजह से हो, या फिर इलनेस की वजह से हो, यानी कि किसी बीमारी की वजह से हो, या ड्रग्स की वजह से हो किसी प्रकार के, या फिर मेडिसिन की वजह से हो। तो ये चीज़ हम ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी हम ये चीज़ ऊपर ही अपने PDF में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं उन कारकों की तरफ, उन फैक्टर्स की तरफ जो कि हमारी लर्निंग को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारी एज। देखो एज कैसे, कि अगर आपके पास कोई 2 या 2.5 साल का बच्चा है, ठीक है, तो आप उसको छोटे छोटे वर्ड्स तो सिखा सकते हो, ठीक है, उसको माँ बा, ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेज तो सिखा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि वो टेबल याद कर ले, ठीक है, या आप चाहो कि वो जो वर्ड्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको बोलना सीख जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इन्होंने बोला कि अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्सन किसी तरीके की लर्निंग कर पाए तो हमें उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग ही लर्न करवाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हेल्थ। इन्होंने कहा कि अगर हेल्थ हमारी अच्छी है तो हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी हेल्थ किसी वजह से अच्छी नहीं है तो जो हमारी लर्निंग है वो उसको अफेक्ट करेगी। ये तो हम खुद भी देख सकते हैं। मान लो कि अगर हम क्लास में गए, ठीक है, और उस दिन हमें फ़ीवर है, ठीक है, और उस दिन अगर हमें फ़ीवर है तो जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी होगी किसी भी चीज़ को, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने यही बोला कि अगर किसी बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो वो अच्छे से लर्न कर पाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि उसकी लर्निंग में किसी न किसी तरीके की कमी आपको देखने को मिले। इसी की तरह से नेक्स्ट पॉइंट अब हमें दिया हुआ है अटेंशन, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। देखो बिल्कुल ठीक बात है ये। अगर हम किसी चीज़ को अटेंशन से, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो हमारी लर्निंग उसमें तेज़ी से होगी। जैसे कि होता है ना कि अगर हमारा कोई फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है, उसका कोई नया सॉन्ग रिलीज़ होता है तो हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना, और बहुत ध्यान से सुनने की वजह से होता क्या है कि हमें वो बहुत जल्दी से याद भी हो जाता है। तो अटेंशन दिया हमने उस पर, इसलिए वो हमें चीज़ जल्दी लर्न हो गई। इसी तरीके से हमारा किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो वो चीज़ हमें जल्दी से लर्न होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को कोई वीडियो गेम्स पसंद है,
तो वो उसको जल्दी चलाना सीख जाएगा क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट है। इसी तरीके से एप्टीट्यूड, अगर किसी बच्चे की उसमें एप्टीट्यूड किसी फील्ड में अच्छा है तो वो उसको अच्छे से लर्न कर लेगा। वहीं अगर किसी सब्जेक्ट में हमारा एप्टीट्यूड कम है या किसी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट कम है, अटेंशन अगर हम कम देंगे तो हमारी लर्निंग में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ये जो अटेंशन, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड है ये हमारी लर्निंग को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं मैच्योरेशन की तरफ, यानी कि परिपक्वता जिसे हम बोलते हैं। तो अब देखो, अगर हमें मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी एक छोटे बच्चे का। मान लो कि अगर कोई 2-2.5 साल का ही बच्चा है फिर से, और हम चाहते हैं कि अब वो, अगर हम उसको पेंसिल पकड़वाना सिखाते हैं, पेन पकड़वाना सिखाते हैं तो वो सीख सकता है। लेकिन अगर हम किसी 1 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करें, 1 ईयर के बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो पेंसिल पकड़ना सीख जाए, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अभी हम कहें कि ग्रॉस जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स हैं वो अभी तक उतनी डेवलप ही नहीं हो पाई कि बच्चा उस चीज़ को सीख पाए। तो अगर हमें किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो हमें उससे पहले उसका परिपक्वता का लेवल, ठीक है, स्तर चेक करना पड़ेगा कि वो बच्चा कितना परिपक्व है। क्या हम उस बच्चे को वो चीज़ सिखा सकते हैं, क्या नहीं सिखा सकते। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल्स की। यानी कि इसमें हम बात करते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को कोई चीज़ लर्न करवा रहे हैं और उसमें जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लो कि अगर कोई हमारे पास 2nd-3rd क्लास का बच्चा है और उसको हम लैब में ले जाएँ, ठीक है, कोई चीज़ सिखाने के लिए, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो उसको हमें किस तरीके से सिखाना पड़ेगा? उसको हमें उसी तरीके से सिखाना पड़ेगा जिस चीज़ में वो सीख सकता है। मतलब जो हम ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करें, ठीक है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग यूज़ करें, या फिर जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM जिसको हम बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी हमको उसी तरीके से यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि हम बच्चों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथडोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, हम जो इतने सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि जब हम किसी क्लास में जाएं तो हम ये देख सकें कि उस बच्चों की क्लास के जो बच्चों का मैच्योरेशन लेवल है क्या है, उसके बच्चों की एज ग्रुप क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? मेथड लगाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि छोटे बच्चों को हम कैसे मेथड से सिखाते हैं? जनरली डिडक्टिव मेथड से सिखाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बड़े क्लासेस में बात करें तो हम क्या कर लेते हैं? धीरे धीरे उसको इंडक्टिव पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं और हायर की बात करूं तो हम क्या करते हैं? इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर हमने अपनी मेथडोलॉजी ठीक से यूज़ नहीं करी तो बहुत चांसेस हैं कि जो बच्चे की लर्निंग है वो ठीक तरीके से ना हो पाए। इसके बाद हमारा जो 7th पॉइंट आता है वो आता है रेडीनेस अमंग लर्नर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक बच्चा खुद से ही तत्पर नहीं होगा, अगर बच्चे के अंदर खुद से ही विल पावर नहीं है, वो खुद से ही रेडी नहीं है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, तब तक हम उसको वो चीज़ लर्न नहीं करा सकते। आप खुद ही सोच के देखो कि अगर आपके घर में आपसे किसी काम के लिए बोला जाए और आपका मन नहीं है, तो क्या आप उस काम को इतने अच्छे से कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ बच्चे के साथ होती है। अगर बच्चा किसी काम को करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, तो हम वो चीज़ उससे लर्न नहीं करा सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोटेंशियल ऑफ लर्नर। मतलब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि उस बच्चे में कितनी पोटेंशियलिटी है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को उसकी पोटेंशियल के से बाहर या पोटेंशियल की लिमिट से ज़्यादा हम उसको लर्न करवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं करा सकते। मतलब अगर आप कहो कि आप एक 2nd क्लास के बच्चे को, ठीक है, आप एक 2nd क्लास के बच्चे को हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना सिखा दो, या फिर हम उससे कहें कि हम उसे मेंसुरेशन सिखा दें, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 2nd क्लास का बच्चा उन सारी फिगर्स को समझ ही नहीं पाएगा। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हम जिस लर्नर को हम सिखा रहे हैं उसकी पोटेंशियलिटी कितनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट छूट गया है जिसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बच्चे की बुद्धि, ठीक है, किस प्रकार की है, मतलब जो बच्चा है वो कितना जल्दी किसी चीज़ों को सीख पाता है या उसे कितना टाइम लगता है, वो किन मेथड से सीख पाता है, ये चीज़ बहुत अफेक्ट करती है। मान लो अगर किसी बच्चे का IQ मैं कहती हूँ कि 120 है और वहीं एक बच्चे का जो IQ है वो 70 है, तो ऑब्वियस बात है कि जो 120 वाला बच्चा है वो चीज़ों को आसानी से और बहुत जल्दी सीख जाएगा। वहीं जो 70 IQ वाला बच्चा है वो चीज़ों को देर से सीखेगा, स्लो लर्निंग करेगा, और हो सकता है कि हमें एक से ज़्यादा मेथड्स भी उसके लिए यूज़ करने पड़े। तो ये थे हमारे पास कुछ कारक जो कि हमारे लर्निंग को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे आउटकम्स ऑफ लर्निंग। मतलब अब हमने जो ये लर्निंग करी ये हमें किस तरीके से हेल्प करेगी, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे हमारे लिए, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो सबसे पहला है कि
किस चीज़ में हेल्प करेगा, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ऑब्वियस बात है, जितनी अच्छी हमारी लर्निंग होगी उतना ही अच्छा हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा। जैसे कि मान लो अगर कोई बच्चा है जिसने लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से करी है, ठीक है, उसको वो सारी चीज़ें, मान लो कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है, 10th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है, ठीक, जिसने कि बहुत अच्छे से लर्निंग करी है, तो होगा क्या, उसमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ठीक है। अगर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, उस बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहाँ से आई, लर्निंग की वजह से आ पाई उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना एक रोल अदा करती है। इसके बाद क्या है कि ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर, मतलब अगर हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे व्यवहार में वो परिवर्तन आते हैं जो कि हमें चाहिए। इसके बाद क्या है कि लर्निंग की वजह से क्या हो रहा है, इज अटेनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम अटेन करना चाहते हैं, जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, वो किसकी वजह से हो पा रहे हैं, वो भी हमारे लर्निंग की वजह से हो पा रहे हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास कि जो बच्चे की पर्सनालिटी है उसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, एक बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जितना हमें चाहिए। जैसे कि अगर हमें किसी एज में कितना इमोशनल डेवलपमेंट चाहिए, कितना फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए, कितना मेंटल डेवलपमेंट चाहिए, वो सब किसकी वजह से हो पा रहा है, हमारी लर्निंग की वजह से। इसी तरीके से बच्चे ने अगर लर्निंग अच्छे से करी है तो बच्चा अच्छे तरीके से अपने आसपास के वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है। इसके बाद अगर हमने लर्निंग अच्छे से करी है तो हम अपने लाइफ के गोल्स को, ठीक है, रियलाइज़ कर सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं कि आखिर हमें क्या बनना है। अगर मान लो कि कोई बच्चा पढ़ने में ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसे कैसे पता होगा कि मतलब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, मैं क्या क्या बन सकता हूँ आगे जाके, नहीं। अब जनरली आपने देखा होगा ना कि जब हम स्कूल्स में भी बच्चों से पूछते हैं, या हम स्कूल छोड़ो कि अगर हम ग्रेजुएशन में भी आके बच्चों से पूछे ना कि उन्हें क्या बनना है, तो बच्चे क्या जवाब देते हैं हमें, या तो टीचर बन जाएंगे, या डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। मतलब हमें इतने सारे जो बाकी के फील्ड्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो हमें पता ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने उन चीज़ों के बारे में सीखा ही नहीं होता, हमें उन फील्ड्स के बारे में पता ही नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं लर्निंग की हेल्प से। तो ये था हमारा आउटकम्स ऑफ लर्निंग। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो गैगने साहब हैं उन्होंने क्या करा, लर्निंग में एक हमें हिरार्किकल ऑर्डर दिया, ठीक है। ये पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कोई एक ऑर्डर हमें दिया जो कि हमें बताता है कि जो लर्निंग है हमारी वो किस तरीके से शुरू होती है और कहाँ तक जाते जाते वो पहुँच जाती है। जिसमें से कि सबसे पहले हमारे पास सिग्नल और क्लासिकल लर्निंग। तो देखो, इस क्लासिकल लर्निंग में, या फिर इसे हमने एक नाम से और जाना, क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको अभी हम देखेंगे कि जो पैवलोव साहब थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट करा था और उसकी कंडीशनिंग करवा दी थी। कैसे? एक उन्होंने क्या करा था कि जो उनका नेचुरल स्टिमुलस था, ठीक है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, कंडीशनड बना दिया। और हमने देखा कि उस जो डॉग में लर्निंग है वो किस तरीके से हुई, जिसको भी आप देखने वाले हो, और जिसको हम बोलते हैं एस टाइप कंडीशनिंग। इसी तरीके से फिर उन्होंने सेकंड हमें जो क्लासिफिकेशन दिया वो दिया SR लर्निंग का। ये जो देखो हिरार्किकल ऑर्डर है, ये हमें क्या बताता है कि जो लर्निंग है वो बच्चों में किस तरीके से शुरू होती है और किस तरीके से फिर आगे 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 बढ़ती जाती है। तो इन्होंने कहा कि जो सबसे पहले बच्चा सीखता है वो सिग्नल लर्निंग के थ्रू सीखता है। इसके बाद बच्चा कैसे सीखता है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, या फिर जिसे हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पे क्या होता है कि जो रिवार्ड और पनिशमेंट होती है वो कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाती है और बच्चा उस तरीके से काम करने लगता है। इसके बाद क्या है हमारे पास, चेन लर्निंग। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है चेन लर्निंग है, मतलब बच्चा एक के बाद एक क्रम में चीज़ों को सीखता जाएगा। जैसे कि मान लो उसने 2 का टेबल सीख लिया या उसने 3 का टेबल सीख लिया, तो उसके बाद वो 4 का टेबल, 5 का टेबल आसानी से सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब हम 2 का टेबल बच्चे को सिखाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि आपको क्या करना है बेटा, 2 2 2 ऐड करते जाना है। तो यानी कि बच्चा यहाँ पे 2 2 2 ऐड करता जाएगा और टेबल बनाता जाएगा। अब बच्चे को जब ये पता चल गया कि हमें जिस भी चीज़ की टेबल लिखनी है उसमें वही नंबर ऐड करते जाओ, तो बच्चा क्या करेगा, 4 की टेबल को आसानी से बना पाएगा, फिर 5 की टेबल को आसानी से बना पाएगा, 6 की टेबल को आसानी से बना पाएगा। तो अब क्या हो गया, बच्चे की यहाँ पे चेन लर्निंग हो गई। अब बच्चा आराम से 10 तक की टेबल को बहुत आसानी से लर्न कर सकता है। इसी तरीके से फिर आती है हमारे पास वर्बल एसोसिएट लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, जनरली यहाँ पे बच्चे को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, लैंग्वेजेस सिखाते हैं,
ठीक है। अभी तक तो क्या था कि बच्चों में एक तरह से हम आदतों को निर्माण करवाते हैं ऊपर वाली दोनों चीज़ों से, लेकिन अब क्या हुआ कि हमने बच्चे को यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सब किसके थ्रू सिखाई जाती हैं, वर्बल एसोसिएट लर्निंग के थ्रू। इसके बाद आता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अब क्या है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों में ना विभेदीकरण कर सकता है। बच्चा बहुत सारी चीज़ों में क्या कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है। देखो हम किसी भी चीज़ में क्लासिफिकेशन करना हो गया, किसी भी चीज़ को लर्न करना हो गया, हम कब कर सकते हैं, जब हमने लैंग्वेज सीख ली हो। तो इसके बाद है लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अब क्या है कि बच्चा धीरे धीरे जब बच्चों अलग अलग चीज़ मतलब डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग करना सीख गया, अब बच्चा क्या कर सकता है, अपने कॉन्सेप्ट बना सकता है। मतलब अब बच्चा किसी, मान लो अगर कोई फीचर्स बता दिए जाएँ, मान लो कि हमने उसको फीचर्स बोले कि भाई एक ऐसा जानवर है जो कि हमारे घरों के आसपास हमें बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है और जो कि बहुत ह्यूमन फ्रेंडली होता है, ठीक है, हमारे घरों में डोमेस्टिक होता है और हमारी रक्षा करता है, 4 पैर होते हैं जिसके एक पूंछ होती है। अगर इस तरीके से हम उसको किसी चीज़ के फीचर्स बताएंगे तो वहाँ पे बच्चा बता देगा कि हाँ ये क्या हो सकता है, डॉग हो सकता है ना, ह्यूमन फ्रेंडली है, ह्यूमन्स की रक्षा भी करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे का ना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि अब बच्चा क्या करने लगेगा, यहाँ पे एक तरह से रूल्स को भी सीखने लगेगा। अभी तक तो उसने खाली कॉन्सेप्ट को सीखा, अब वो रूल्स को भी सीखने लगेगा। अब इन रूल्स में जितने भी हमारे फॉर्मूलेज हैं वो सब भी इंक्लूड हो जाएंगे कि यहाँ पे बच्चा फॉर्मूले लर्न कर सकता है, उनको समझ सकता है कि किस तरीके से बने। और इन सब चीज़ों को सीखने के बाद जो उसका सबसे लास्ट स्तर आता है वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि हमें पता है कि एट लास्ट हमें लर्निंग से करना क्या है, हमें तो करनी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है ना। तो बच्चा अब इस लास्ट स्तर पे पहुंच जाता है जहाँ पे बच्चे ने जितनी भी अभी तक चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो प्रैक्टिस के थ्रू सीखी हो, चाहे वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखी हो, चाहे वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखी हो, अब बच्चा उन सब की हेल्प से क्या कर सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और ध्यान रखिएगा ये किसी भी लर्निंग की हाईएस्ट स्टेज होती है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको करने के लिए बच्चे को क्या चाहिए होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी पड़ती है। इसीलिए बोला गया है कि ये जो है हमारे हिरार्किकल ऑर्डर का सबसे लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसको कवर कर दिया, अपनी पूरी की पूरी लर्निंग को कवर अप किया कि लर्निंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या अभी तक हमें क्लासिफिकेशन मिले। तो ये था हमारा आज का लेक्चर लर्निंग के ऊपर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।